हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन, और ये इसका पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं के बाद वाले जो क्वेश्चन है वो आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आगे हम अपने इस क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि है अदूरदर्शिता वाले लोग कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। मतलब जिन्हें दूर का चीज़ जो है वो नहीं दिखाई देता, तो वो अपने चश्मे में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, तो अवतल लेंस यूज़ करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो अदूरदर्शिता वाले लोग होते हैं, मतलब जिन्हें दूर का चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है, वो अपने चश्मे में अवतल लेंस का यूज़ जो है वो करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, जो कि है एक जीवित जीव की मूल विशेषता कौन सी है। तो एक जो जीवित जीव की मूल विशेषता होती है वो पुनः रुत्पादन की क्षमता होती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पुनः रुत्पादन की क्षमता होती है एक जीवित जीव की मूल विशेषता। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से कौन सा आहार में आयरन की कमी के कारण होता है। तो इसमें से कौन सा आहार में आयरन की कमी के कारण होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। तो अगर आप में आयरन की कमी है तो आपको एनीमिया रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सामान्य मानव श्रवण में हर्ट्स में सीमा क्या है। तो जो समान मानव श्रवण की हर्ट्स में सीमा है, मतलब कि एक समान इंसान जो है वो कितने तक जो है वो आवाज़ सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ये एक सामान्य मनुष्य जो है उसके कानों के लिए इतना आवाज़ परफेक्ट है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एक समान मानव मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए जो आवाज़ सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हो सकती है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस प्राकृतिक तत्व का गलनांक उच्चतम होता है। तो किस प्राकृतिक तत्व का गलनांक जो है उच्चतम होता है, तो टंगस्टन होता है। मतलब इसे हाई टेम्परेचर पे, हाई तापमान पर भी इसे रखा जा सकता है। अगला है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो दांत तामचीनी होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि दांत तामचीनी। अगला है, शून्य का आविष्कार किसने किया। तो शून्य का आविष्कार किया था भारतीय ने। अगला है, धूप सेकने से मानव शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है। तो धूप सेकने से मिलता है विटामिन डी। तो आप इसे याद रखेंगे कि धूप में रहने से या फिर धूप सेकने से हमें विटामिन डी मिलता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है हमारी वो पौधे में पत्तियों में होती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पौधे के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में रिकेट्स में प्रभावित होता है। तो रिकेट्स का रोग जो है वो हड्डियों में होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मानव शरीर में जो रिकेट्स का रोग होता है वो हड्डियों में होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे और पेड़ निम्नलिखित में से कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकाला जाता है और पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है पौधों के द्वारा, और पौधों के द्वारा ही ऑक्सीजन जो है वो बाहर छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, स्टील को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। मतलब स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो क्रोमियम मिलाया जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा कोई भी आप स्टील की चीज़ लेंगे तो उसमें स्टेनलेस स्टील लिखा रहता है। तो वही स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो स्टील में मिक्स धातु करके बनाया जाता है वो धातु का नाम है क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, प्याज पौधे के किस भाग का संशोधित रूप है। जो प्याज है वो पौधे के किस भाग का संशोधित रूप है, तो स्टेम का है। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्याज पौधे के किस भाग का संशोधित रूप है, तो स्टेम का है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन पायरिया से प्रभावित होता है। तो आपने ये रोग सुना होगा, पायरिया रोग खास करके दांतों में होता है और दांतों के आसपास जो मसूड़ होते हैं उन पे होता है। तो ये गुमसू जो है ये उन्हीं मसूड़ों को कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि पायरिया से प्रभावित होने वाला जो हमारा है अंग वो दांत होते हैं, और दांत पास के आसपास जो मसूड़ होते हैं वो हो जाते हैं पायरिया से प्रभावित। अगला है 218 क्वेश्चन हमारा, कितने किलोबाइट 1 मेगाबाइट बनाते हैं। तो कितने किलोबाइट जो है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, तो 1024 जो है वो किलोबाइट मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला है 219 क्वेश्चन, दूध का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला जीवित प्राणी था वो कौन था। तो वो एक डॉगी था। तो आप इसे याद रखेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला प्राणी कौन था, वो एक डॉगी था। अगला है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है वो है आयरन, मतलब लोहा। तो आप इसे याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक होता है वो आयरन होता है।
अगला है किस रक्त समूह में सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, मतलब कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सार्वभौमिक प्राप्त करता है, मतलब किसी से भी ले सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये ब्लड ग्रुप है AB। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो किसी का भी रक्त जो है वो ले सकता है। अगला है कितने प्राकृतिक तत्व ज्ञात है, मतलब अभी तक प्रकृति में कितने प्राकृतिक तत्व ज्ञात हैं, तो इनकी संख्या है 92। अगला है मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये जोड़ी में होते हैं 23 और 23 के, तो ये दोनों मिलकर 46 हो जाएंगे। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये होते हैं 46। अगला है मानव रक्त को 4 समूह में वर्गीकृत किया था, तो किसने किया था, कॉल्स लैंडस्टीनर ने किया था। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि मानव रक्त को जो है 4 समूह में किसने वर्गीकृत किया था, तो कॉल्स लैंडस्टीनर ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आकार में सबसे बड़ा है, तो ब्लू व्हेल जो हो जाएगा वो आकार में सबसे बड़ा जलीय जीव है या फिर जीव है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की। तो आप इसे याद रखेंगे कि अलेक्जेंडर ने खोज किया था पेनिसिलिन का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एंजाइम शरीर के किस कार्य में मदद करते हैं, तो जो हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं वो खाना को पचाने में, जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना को पचाने में मदद करते हैं, मतलब पाचन में मदद करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि एंजाइम जो है वो शरीर में खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फेमर जो है, फीमर जिसे बोलते हैं, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और वो जांघ में पाई जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और ये जांघ में पाई जाती है। कौन सा तत्व सभी अम्लों के लिए उभयनिष्ठ है, तो कौन सा तत्व जो है वो सभी अम्लों के लिए उभयनिष्ठ है, तो हाइड्रोजन तत्व हो जाएगा वो। तो आप इसे याद रखेंगे कि हाइड्रोजन तत्व जो है वो सभी अम्लों के लिए उभयनिष्ठ होता है। अगला है मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो हमारे शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो वो ग्रंथि हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। तो आप इसे याद रखेंगे कि पीयूष ग्रंथि को ही मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेस होती है जो कि कान में होती है। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है, फीमर कहलाती है, और ये जो सबसे छोटी हड्डी जिसे स्टेपिस कहते हैं और ये कान में मौजूद होती है। अगला है चांदी के लिए रासायनिक प्रतीक क्या है, जो चांदी है सिल्वर, उसके लिए रासायनिक प्रतीक जो है वो सिंबल क्या होता है, तो वो AG से उसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि चांदी के लिए, सिल्वर के लिए जो रासायनिक प्रतीक है वो AG है। अगला है वो कौन सा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियम पैमाने समान होते हैं, तो 40 डिग्री ऐसी तापमान है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान हो जाएंगे। अगला है कौन सा विटामिन रतौंधी को रोकता है, तो विटामिन A जो है वो रतौंधी रोगों को रोकता है। अगर आपके शरीर में विटामिन A की कमी होती है तो आपको रतौंधी रोग जो है वो हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है 238, कंप्यूटर के आविष्कार से कौन संबंधित है, तो वो संबंधित है C बेबेज, मतलब चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के आविष्कार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है मानव शरीर में एक्जिमा से क्या प्रभावित होता है, तो एक्जिमा रोग हो जाता है त्वचा में। तो आप इसे याद रखेंगे कि त्वचा में जो है वो एक्जिमा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि हम देखते हैं, अल्फ्रेड नोबल का संबंध किस आविष्कार से है, तो अल्फ्रेड नोबल का जो संबंध है वो डायनामाइट से है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अल्फ्रेड नोबल का जो संबंध है वो किस आविष्कार से है, तो डायनामाइट के आविष्कार से है। अगला क्वेश्चन आता है 241, एक सामान्य मनुष्य में प्रति मिनट औसत हृदय गति कितनी होती है, मतलब एक सामान्य मनुष्य में जो उसका हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वो 72 टाइम्स जो है वो धड़कता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रति मिनट वो हृदय जो है 72 टाइम्स धड़कता है एक सामान्य वयस्क मनुष्य में। अगला है किस प्रकार के दांत भोजन को पीसते हैं, जो हमारे पीछे वाले दांत होते हैं जिसे दाढ़ कहते हैं, तो वो दांत जो है वो भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो हमारे पीछे वाले चौकोर दांत होते हैं उसे दाढ़ कहते हैं, तो वही दांत जो है वो भोजन को पीसने में हेल्प करते हैं। अगला है शरीर का कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है, मतलब पित्त रस का जो है वो स्राव करता है, तो लीवर जो हो गया वो हमारा पित्त रस का स्राव करता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर का ये कौन सा अंग है जो पित्त रस का स्राव करता है, तो वो अंग हो जाएगा लीवर। अगला क्वेश्चन आता है विज्ञान की कौन सी शाखा अनुवांशिकता और इससे नियंत्रित करने वाले नियमों से संबंधित है, तो ये कौन सी शाखा है, अनुवांशिकी शाखा है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कौन से नियम किससे संबंधित हैं, तो अनुवांशिकी के नियम से संबंधित है। अगला है 245, कंप्यूटर के अंक में कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर के आंकलन में जो प्रणाली उपयोग की जाती है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि बाइनरी प्रणाली जो है वो कंप्यूटर को अंकन में मौजूद होती है।
कंप्यूटर कीबोर्ड पर सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? तो आपने अगर कंप्यूटर चलाया होगा तो उससे कीबोर्ड पे सबसे बड़ा जो की होता है वो स्पेस बार का की होता है, जो नीचे की साइड लंबा सा रहता है, आपने देखा होगा, तो उसी को स्पेस बार कहते हैं और वो पूरे कीबोर्ड में जो है वो सबसे लंबी की होती है। अगला क्वेश्चन आता है, आलू किस पौधे का संशोधित रूप है? तो आलू किस पौधे का संशोधित रूप है? स्टेम का। अगला है, विज्ञान की कौन सी शाखा गुर्दे की बीमारियों से संबंधित है? मतलब कि जो हमारी किडनी होती है उससे संबंधित है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? गुर्दे से, यानी कि किडनी से। अगला है, इंटरनेट की दुनिया में www का क्या अर्थ है? तो आपने पहले देखा होगा कि कुछ भी सर्च करने से पहले हम लोग www का यूज़ करते हैं, डॉट, फिर उसके बाद जो हमें सर्च करना है उसका नाम, फिर .com लगाते हैं। तो इस www का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि W से वर्ल्ड, फिर अगले W से वाइड, फिर अगले W से वेब, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा इसका राइट फुल फॉर्म। अगला है 250 क्वेश्चन, मौसम विज्ञान किससे संबंधित होता है? तो ये जाहिर सी बात है मौसम से संबंधित होगा। अगला है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो स्टेम से प्राप्त होती है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो पौधे में हम लोग यूज़ करते हैं उसको स्टेम से ही प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे 250 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके ये PDF मात्र हमसे 10 रुपये में ले सकते हैं, जो कि टॉप 100 क्वेश्चन है और RRB अपने एग्जाम में पूछ चुका है ये सभी क्वेश्चन, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का जो स्टैंडर्ड ऑफिशियल नियम है वो किसने दिया था? तो वो न्यूटन ने दिया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था। अगला है, पानी की गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई क्या क्या होती है? मतलब उसकी इकाई का क्या नाम होता है? तो उसको जो नापा जाता है वो फैदम से नापा जाता है। तो पानी की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फैदम का यूज़ जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो विद्युत धारा होता है उसको मापने के लिए कौन से उपकरण का यूज़ करते हैं? तो एमीटर का यूज़ करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 255, जो कि है, अग्नाशय किसका स्रावित करता है? तो अग्नाशय जो है वो किसका स्रावित करता है? तो इंसुलिन को स्रावित करता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अग्नाशय जो है वो इंसुलिन को स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है और इसी का जो गलनांक होता है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं कि ये जल्दी से जल ना जाए। तो आप इसे याद रखेंगे कि बिजली के अंदर का जो फिलामेंट होता है जिसमें रोशनी आती है वो टंगस्टन से बना होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दृश्यमान स्पेक्ट्रम में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी कलर का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होता है, जैसा कि आप अभी इमेज में देख पा रहे हैं। और इसी स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है रेड कलर का, जो कि हमें बहुत दूर से भी दिखाई दे सकता है। तो सबसे कम होता है बैगनी और सबसे ज़्यादा होता है जो है वो रेड कलर होता है। अगला है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है? जो रेडियो धर्मिता की इकाई होती है वो होती है क्यूरी। तो आप इसे याद रखेंगे कि रेडियो धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी। अगला है, असहयोग आंदोलन को किस वजह से वापस ले लिया गया था? तो ये वापस ले लिया गया था चौरी चौरा कांड की वजह से, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जो है वो काफ़ी भीषण आग लग गई थी। तो इसी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन जो है वो वापस लेना पड़ गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ गया था चौरी चौरा कांड की वजह से। अगला है, हरे प्रकाश में रखा एक लाल फूल कैसा दिखाई देता है? तो हरे प्रकाश में मतलब ग्रीन लाइट में रखा हुआ एक लाल फूल जो है वो काला दिखाई देता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हरे प्रकाश में रखा हुआ एक लाल फूल जो है वो काला कलर का दिखाई देगा हमें। अगला है, भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया। तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कलकत्ता में है, वहाँ पे पहली बार कंप्यूटर को स्थापित किया गया। तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत का जो पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया वो कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। अगला है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है उसे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है, मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो मेढक के जो लार्वा होते हैं, मतलब जो मेढक के छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें टेडपोल कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मेढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। अगला है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया? तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वो 1 अप्रैल 1951 में शुरू किया गया था, जिसे 5 ईयर प्लान कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि पहला 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1951 को। अगला है, लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है वो गुजरात में मौजूद है इस समय। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोथल कहाँ है? तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में मौजूद है। अगला है,
प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? जो जैन के प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये देवी नहीं है, ऋषभ देव है। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन आता है, एडोल्फ हिटलर एक सैन्य और राजनीतिक नेता थे। तो कहाँ के नेता थे? तो जर्मनी के नेता थे। तो आप याद रखेंगे कि हिटलर जो है वो जर्मनी का निवासी था, वहाँ का रहने वाला था। तो इसी तरह हिटलर एक सैन्य और राजनीतिक नेता था, कहाँ का? जर्मनी का। अगला है, पृथ्वी के सबसे निकट की वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकट वायुमंडलीय परत है वो शुभ मंडल कहते हैं, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पृथ्वी का निकट सबसे वायुमंडल परत है शुभ मंडल। अगला है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो भारत में इस समय सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो भारत का सबसे कम संख्या वाला राज्य है वो सिक्किम है। अगला है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो विश्व में जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है बॉक्साइट का वो ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन आता है, हवा में नमी को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला वो उपकरण का नाम है हाइग्रोग्राफ। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो हाइग्रोग्राफ होता है वो हवा में नमी को मापता है। होता है, मिल्की वे आकाशगंगा का आकार है। तो जो हमारा गैलेक्सी है आकाशगंगा मिल्की वे वो कौन से आकार का है? तो वो सर्पिल आकार का है। निम्नलिखित में से कौन एक बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? तो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है धमनी। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये जो एक बड़ी रक्त वाहिका है ये धमनी है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। अगला है, हंसने वाली गैस के रूप में कौन सी गैस जानी जाती है या फिर लोकप्रिय है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये एक हंसने वाली गैस है या फिर इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रूस के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रूस के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था, मतलब इन्हें बनाया गया था। अगला है, जड़त्व की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? तो जो जड़त्व की अवधारणा है वो गैलीलियो के द्वारा विकसित की गई। तो आप इसे याद रखेंगे कि जड़त्व का जो अवधारणा है वो गैलीलियो के द्वारा जो है वो विकसित किया गया, उनके द्वारा ये बताया गया। अगला है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा। तो लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है उसको बोलते हैं पिटवा लोहा। अगला है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। अगला है, प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने को क्या कहा जाता है? तो विक्षेपण कहा जाता है। तो प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया कहलाती है विक्षेपण। अगला है, मूल रूप से भारी जल का उपयोग किस प्रकार के उद्योगों द्वारा किया जाता है? जो हमारा भारी जल होता है जिसे D2O भी कहते हैं, मतलब इसका रासायनिक नाम D2O होता है, और इसे किस प्रकार के उद्योगों में प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारी जल जिसे D2O कहते हैं वो किस प्रकार के उद्योगों में काम किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है भारी जल का। अगला है, मैकेनिकल क्लॉक किसके द्वारा बनाई गई? जो मैकेनिकल क्लॉक है वो किसके द्वारा बनाई गई? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि मैकेनिकल क्लॉक बनाई गई थी आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कपास के रेशे किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो कपास के रेशे बनाए जाते हैं सेल्यूलोज के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि कपास के जो रेशे बनाए जाते हैं वो सेल्यूलोज के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो सोयाबीन होता है। अगला क्वेश्चन आता है, एक अश्व शक्ति या फिर एक HP लगभग होता है किसके बराबर? तो एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। तो आप इसे याद रखेंगे कि एक हॉर्स पावर में 746 वाट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कक्षा में जाने वाला भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाला भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। तो आप इसे याद रखेंगे कि अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाला भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन आता है 287, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, मतलब मिल्क से। तो आप इसे याद रखेंगे, जैसे मिल्क वाइट होता है तो वाइट रेवोल्यूशन संबंधित है दूध से। अगला है, लंबी दूरी की फोटोग्राफ में कौन सी किरणें बहुत अधिक सहायक होती है? तो लंबी दूरी की फोटोग्राफी में कौन सी किरणें अधिक सहायक होती हैं? तो इंफ्रारेड किरणें जो है वो अधिक सहायक होती है लंबी दूरी की फोटोग्राफी में। तो आप इसे याद रखेंगे कि लंबी दूरी की फोटोग्राफी में जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन 289, जो कि है, भारत में परमाणु विज्ञान की नींव किसने रखी? तो होमी जहांगीर भाभा ने रखा था। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में परमाणु विज्ञान की नींव रखी थी होमी जहांगीर भाभा ने।
श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो 291 क्वेश्चन है हमारा। श्रीलंका का पुराना नाम था हमारा सिलोन। आप इसे याद रखेंगे कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सिलोन के नाम से जाना जाता था। इसी तरह म्यांमार का पुराना नाम बर्मा रखा गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। अगला क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो बांग्लादेश और भारत का राष्ट्रगान एक ही व्यक्ति ने लिखा था और वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और ये कौन सा राष्ट्रगान है बांग्लादेश का? अमार सोनार बांग्ला। तो आप इसे याद रखेंगे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। अगला है 294, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और इसी तरह भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है, जो लाइन है, वो कौन सी रेखा से जानी जाती है? तो उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन है और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अगला है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? तो इसे डूरंट रेखा कहते हैं। तो आपने ये तीनों जो लाइन है, बॉर्डर लाइन, उसे याद रखा कि भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत और चीन मैकमोहन और भारत और अफगानिस्तान डूरंट रेखा। अगला है हमारा क्वेश्चन जो कि है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। सबसे पहले भारत में मुगल वंश के तौर पे वही आया था, तो इसलिए वही मुगल वंश का संस्थापक होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। गुलाम वंश का संस्थापक, तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब हिस्ट्री से। तो ये गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये तीनों संस्थापक आप याद रखेंगे कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर, फिर गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन 300 जो कि है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो सार्क का मुख्यालय स्थापित है काठमांडू नेपाल में। तो आप इसे याद रखेंगे कि सार्क का मुख्यालय स्थापित है काठमांडू जो कि नेपाल में है। अगला है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये शंघाई चीन में मौजूद है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे यूएनओ कहते हैं वो कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। तो आपने ये तीनों याद रखा कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, ब्रिक्स का मुख्यालय जो है वो शंघाई चाइना में है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ कहेंगे उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हमारे जो कि है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में डू और डाई का नारा दिया था? मतलब करो या मरो का नारा दिया था। वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो का। अगला क्वेश्चन आता है, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे ये भानु अथैया थे। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे भानु अथैया। अगला है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 306 और 7 जो कि आगरा की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने किया था। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? तो बादशाह अकबर ने किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने देखा कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की और फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी बादशाह अकबर ने। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, इस वीडियो में मैंने आपको लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराया जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे गए थे। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।